महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ईश्वर प्राप्ति की सबसे सुंदर विधि निष्काम सेवा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इंसान को सदैव कर्म प्रधान होना चाहिए, न कि धर्म प्रधान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड अल्टी भर्ती परीक्षा 2018 के प्रश्न पर। इसमें हम शिक्षण अभिवृत्ति के 30 प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और प्रत्येक विकल्प पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे आप प्रश्नों के स्तर को समझने में सक्षम हो पाओगे। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आरंभ से अंत तक इस सत्र को अवश्य देखिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस चर्चा को। यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड अल्टी भर्ती परीक्षा 2018 का है। यह सीरीज डी है जो कि अल्टी साइंस का प्रश्न पत्र है। इसका आयोजन 21 जनवरी 2018 को हुआ था। इसमें शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्न थे और 70 क्वेश्चन इसमें विषय के थी, अर्थात जिसने जिस विषय से परीक्षा दी थी। यहाँ पर मैं प्रश्न को बाइलिंगुअल यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूँगा। आप धैर्य और लगन के साथ वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपके कई सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप समझ पाओगे कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, ऑप्शन कैसे होते हैं और उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। पहला प्रश्न था, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक, यानी नॉन टू अननोन इज ए। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड, शिक्षण सूत्र टीचिंग मैक्सिम, शिक्षण तकनीक टीचिंग टेक्निक या शिक्षण युक्ति अर्थात टीचिंग डिवाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण सूत्र। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का सूत्र है यानी टीचिंग मैक्सिम है। आप जानते हैं शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीक, शिक्षण की युक्तियां, शिक्षण के कौशलों पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं की हैं तो उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वॉच कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर शिक्षण के सूत्र बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठोस से भाव की ओर, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, और आखिरी के दो हैं प्रकृतिवाद से आदर्शवाद की ओर, जिसकी बात रूसो करते हैं, शिक्षण से स्वाध्याय की ओर। तो ये हैं शिक्षण के सूत्र और यहाँ से कई बार प्रश्न का निर्माण होता है, इसलिए आप इन्हें ना चूकिए। प्रश्न बन सकता है तो आप इन्हें क्लियर कर लीजिए। उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रश्न का हल करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न था, शिक्षण व्यू रचना है यानी टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए। आपको ऐसे दोनों पोर्शन देखने हैं, दोनों भाषा में प्रश्न को देखना है, पेपर हॉल में भी। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया या उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, मेथड ऑफ टीचिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन द क्लास, नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। यानी टीचिंग स्ट्रेटजी शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक योजना है। जब आप शिक्षण करते हो तो आपके कुछ उद्देश्य होते हैं कि शिक्षण कंप्लीट करने के बाद हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। तो शिक्षण व्यू रचना क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक योजना है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि शेल्डन ने
व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है 3 आधार पर। एंडोमार्फी, जिसे इन्होंने गोलाकार कहा, मेसोमार्फी जिसे इन्होंने आयताकार कहा, और एक्टोमार्फी जिसे इन्होंने लंबाकार कहा। तो यहाँ पर पूछा गया है मेसोमार्फिक यानी आयताकार। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ मेसोमार्फिक इंडिविजुअल्स आर परंपरावादी एवं सामाजिक यानी ट्रेडिशनल एंड सोशल, शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, पीस लविंग एंड सोलिटरी, जोशीले एवं क्रोधी यानी एनर्जेटिक एंड एंग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जोशीले एवं क्रोधी। तो सेल्डन के अनुसार जो उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, यानी गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। तो जो उन्होंने मेसोमार्फी कहा यानी आयताकार शारीरिक रचना वाले लोग बताए, इनकी विशेषता या इनके व्यक्तित्व के गुण उन्होंने बताए जोशीले एवं क्रोधी। और ऐसे लोगों को इन्होंने कहा ये तंदुरुस्त होते हैं, ठोस होते हैं, लंबी हड्डी इनकी होती है और मजबूत मांसपेशियों वाले ये लोग होते हैं, ऐसा भी इन्होंने बताया था। और जो इन्होंने एंडोमार्फी बताए यानी गोलाकार लोग बताए, इनके बारे में इन्होंने कहा कि ये चिकनाहट होती है इनके शरीर में, गोलाई की प्रधानता इनमें होती है, ऐसे लोग मोटे होते हैं। और जो तीसरा प्रकार इन्होंने बताया था एक्टोमार्फी यानी लंबाकार, ऐसे लोगों को इन्होंने दुबला पतला कहा यानी इनमें दुर्बलता होती है। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका शरीर कोमल होता है। तो 3 प्रकार से सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी, एक्टोमार्फी, यानी गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। आपको उनकी विशेषताएं ध्यान में रखनी है, हो सकता प्रश्न बन जाए। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आराम से वॉच कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है दल शिक्षण में दल है यानी टीम टीचिंग में टीम क्या है, अर्थात इन टीम टीचिंग ए टीम ऑफ अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। टीचर्स हु प्रिपेयर्ड द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड द लर्निंग यानी टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, यानी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ द एबव। तो हमें बताना था कि दल शिक्षण में दल क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो दल शिक्षण में शिक्षण कौन करता है, टीचर। तो दल शिक्षण में अध्यापकों का ही एक ग्रुप होगा जो शिक्षण की योजना तैयार करेगा और उसका क्रियान्वयन करेगा, क्योंकि छात्र तो शिक्षण नहीं करते और अध्यापक और छात्र भी दोनों मिलकर उस योजना को तैयार नहीं करते, उपयुक्त हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न की भाषा पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप हिंदी में नहीं समझ पाओगे तो अंग्रेजी में देखना, अंग्रेजी में नहीं समझोगे तो हिंदी में देखना, आप प्रश्न को सही कर पाओगे। अगला प्रश्न है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है, यानी चिंता का वह कौन सा लेवल है जो किसी छात्र को सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए तैयार करता है। द लेवल ऑफ एनेक्सिटी विच मेक्स स्टूडेंट रिसिप्टिव ऑफ लर्निंग इच, चिंता ना होना यानी नो एनेक्सिटी, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा चिंता सबको होती है। अत्यधिक चिंता यानी एक्सेसिव एनेक्सिटी, ऐसा भी नहीं है। सामान्य चिंता यानी नॉर्मल एनेक्सिटी, या अधिगम अर्थात सीखना का चिंता से कोई संबंध नहीं है। लर्निंग हैज़ नो रिलेशनशिप विथ एनेक्सिटी, ये तो गलत है। अधिगम का चिंता से थोड़ा सा संबंध होता ही है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामान्य चिंता। तो चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है सामान्य चिंता। आप खुद भी देखते होंगे जब आप लर्निंग कर रहे होंगे या अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको एक नॉर्मल चिंता तो होगी ही, अपने परीक्षा की, अपनी तैयारी की, अपने अधिगम की। अगला प्रश्न है,
ध्यान से वॉच कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? ध्यान से समझ लीजिए। इट इज होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इन सोशल एनवायरनमेंट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स टुवर्ड्स विच टीचिंग मेथड? प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक अर्थात ह्यूरिस्टिक ही इसे आप कह सकते हैं, खोजपूर्ण भी कह सकते हैं, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या प्रोजेक्ट अर्थात परियोजना विधि भी कई जगह इसे लिखा रहता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है, यानी सामाजिक वातावरण में किया जाता है यह, और इसका एक उद्देश्य होता है, यह एक प्रकार का क्रियाकलाप है। तो सामाजिक वातावरण में बच्चा क्या करता है? प्रोजेक्ट निर्माण करता है, यानी परियोजना कार्य करता है। प्रदर्शन क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसको तो बच्चा प्रयोग करके सीखता है, ठीक है। यह खासकर विज्ञान के विषय के लिए उपयोगी होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रदर्शन विधि को कई जगहों पाठ प्रदर्शन विधि लिखा होगा हिंदी में, पाठ प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या केवल प्रदर्शन भी लिखा होगा। इस विधि में अध्यापक पाठ में दी गई सभी क्रियाओं को छात्रों के सामने करके दिखाता है और बीच बीच में व्याख्यान द्वारा आवश्यक बिंदु को स्पष्ट भी करता है। प्रदर्शन विधि का लाभ यह है कि छात्र सब कुछ अपनी नज़रों के सामने होते हुए देखते हैं, यानी टीचर प्रयोग करता है, बच्चे वहीं पर अपने आंखों के सामने देखते हैं और उन्हें बिना प्रयोग के वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि यह विधि विज्ञान विषयों के शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रदर्शन विधि समझ गए होंगे आप, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ह्यूरिस्टिक विधि, इसे आप जानते ही हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं हिंदी में, अन्वेषण विधि, खोज विधि या अनुसंधान विधि भी कहते हैं। तो यह विधि दी है किसने? आर्मस्ट्रांग ने, ध्यान में रखना। इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं अपनी खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं खोज करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापक छात्र के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उठाता है, साथ ही साथ वह उन्हें यह भी बताता है कि समाधान छात्रों को कहाँ से प्राप्त होगा। प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयास एवं त्रुटि द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यह एक प्रकार की अनुसंधान विधि है जिसमें छात्र को परिकल्पना की जांच भी करनी पड़ती है, यानी हाइपोथेसिस की जांच भी बच्चा इसमें करता है। और इस विधि से छात्र छात्राओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि है, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं, अनुसंधान विधि भी कहते हैं। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यह दी किसने है? सुकरात ने। और प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, इसे कई जगह लिखा रहता है और इसके प्रतिपादक हैं विलियम किलपैट्रिक। इस विधि में छात्रों को कोई ऐसा काम सौंपा जाता है जिसकी छात्रों तथा समाज के लिए प्रत्यक्ष उपयोगिता होती है। छात्र मिलकर इस परियोजना को पूरा करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब परियोजना पूरी होती है तो कुछ ना कुछ ठोस रूप उनके सामने आता है, अर्थात प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट में होता क्या है? समस्या वास्तविक होती है और अन्वेषण में समस्या काल्पनिक भी हो सकती है। और प्रोजेक्ट सामूहिक रूप से होता है और बाकी जो अन्वेषण है यानी ह्यूरिस्टिक है वो बच्चा व्यक्तिगत रूप से करता है। ऐसे आपको समझना है, ध्यान से समझ लीजिए आप प्रश्न को, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ए प्रोविजन फॉर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, एकदम इसका तो प्रावधान किया गया है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, अर्थात नो मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, अरेंजमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी।
आपको ध्यान दिला दूं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अस्तित्व में आया, यानी यह 2009 में बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में, या कई जगह इसे 21 को भी लिखा होता है, इस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में यह आर्टिकल जोड़ा गया था और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से एक मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया है और यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। और जो शारीरिक रूप से अशक्त होते हैं, यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष के लिए है। अगला प्रश्न है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका, यानी जब एक टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहा है, परियोजना कार्य दे रहा है, तो शिक्षक को हमेशा ध्यान में क्या रखना चाहिए? परियोजना शैक्षिक हो, यानी एजुकेशनल उसका पर्पज हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, यानी रिलेशन विद रियल लाइफ सिचुएशन, यानी उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हो वह प्रोजेक्ट, सीखना क्रिया द्वारा हो अर्थात लर्निंग बाय एक्टिविटी, यानी लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्टिविटी हो। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो while assigning a project work to the students, a teacher should always keep in mind that it must have all of the above, यानी वो एजुकेशनल हो, रिलेशन विथ रियल लाइफ सिचुएशन हो और लर्निंग बाय एक्टिविटी हो। ऐसे ही आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है, बाकी कठिन नहीं होंगे प्रश्न, सरल होंगे, बस आपको प्रश्न की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ध्यान से समझिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यानी वाइल डूइंग ग्रुप टीचिंग आउट ऑफ द फ्लोइंग विच मेथड यू विल अप्लाई टू सॉल्व इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ ईच स्टूडेंट। जब आप सामूहिक शिक्षण कर रहे होंगे उस समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु आप इनमें से कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे? लेक्चर यानी भाषण, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन, ट्यूटोरियल अर्थात अनुवर्ग, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। यह तो विज्ञान विषय के लिए होती है। भाषण यानी लेक्चर मेथड उतना उपयुक्त नहीं माना जाता। अभिक्रमित अनुदेशन में बच्चा खुद करता है, खुद सोचेगा, खुद करने की कोशिश करेगा। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवर्ग विधि का प्रयोग करोगे, यानी ट्यूटोरियल मेथड का आप यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं अनुवर्ग शिक्षण विधि। क्या कहते हैं? अनुवर्ग शिक्षण विधि, इंग्लिश में कहेंगे ट्यूटोरियल मेथड। इस विधि में पूरी कक्षा को छात्रों की योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में बांट दिया जाता है। तो इस मेथड में करते क्या है कि पूरी कक्षा को बच्चों की यानी छात्र छात्राओं की योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में यानी छोटे छोटे भागों में आप कक्षा को बांट दोगे। हो सकता तेज बच्चों को एक तरफ और थोड़ा सा जो कम सीख पा रहे हैं उनको एक तरफ, इस प्रकार से यानी उनकी योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में बांटा जाता है ताकि छोटा समूह होने के कारण अध्यापक एक एक छात्र की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर कर सके। तो जब छोटा छोटा अनुवर्ग होगा, छोटा छोटी कक्षा होगी, तो टीचर प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देगा, एक एक छात्र की कठिनाइयों को समझेगा और उन्हें दूर करेगा। इसके अलावा जब कक्षा को कई अनुवर्गों में बांटा जाता है तो होता क्या है कि पूरे अनुवर्ग की क्षमताएं लगभग एक जैसी हो जाती हैं और उनकी योग्यता के अनुसार सामूहिक शिक्षण संभव हो जाता है। तो अनुवर्ग शिक्षण में करते क्या है, पूरी कक्षा को छात्र छात्राओं की योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में बांट दिया जाता है ताकि छोटा समूह होने के कारण अध्यापक एक एक छात्र की कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर कर सके। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूटोरियल मेथड। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, यह भी शिक्षण की एक विधि है।
ट्यूटोरियल मेथड इसे कहते हैं, शिक्षण की विधि मानी जाती है। यह हो। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है, यानी द बिहेवियर ऑफ ए टीचर मे बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। यह सही है, इट इज़ ट्रू। यह गलत है, इट इज़ नॉट ट्रू। यह आंशिक रूप से सही है, अर्थात इट इज़ पार्शियली ट्रू। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द अबव। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यह सही है। ठीक है, तो आप संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान शाब्दिक से अशाब्दिक तक जा सकते हैं। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक टीचर शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है, यानी पहले वो पढ़ा रहा है तो शब्दों का यूज कर रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है वो कहीं पर संकेत दे बच्चों को, यानी नॉन वर्बल अशाब्दिक रूप से, सांकेतिक रूप से, किसी चित्र के माध्यम से, किसी भी अन्य तरीके से वह बच्चों को पढ़ा सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा टीचर आंख दिखाता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर क्या चाह रहा है। कई बार टीचर स्माइल करता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर क्या चाह रहा है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है, यानी जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसके लिए माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण, या इसे कई जगहों माइक्रो टीचिंग, या इसे कई जगहों सूक्ष्म अध्यापन भी लिखा होता है। व्हाई माइक्रो टीचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। पृष्ठ पोषण हेतु, यानी टू गेट फीडबैक। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, अर्थात टू डेवलप वेरियस स्किल। पाठ पूर्ण करने हेतु, यानी टू कंप्लीट द लेसन, या मूल्यांकन हेतु, यानी टू इवेलुएट। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, यानी टू डेवलप वेरियस स्किल्स इन टीचर्स। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि इससे कई जगह क्या लिखा रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन या माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। और सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन होता कब है, जब कोई छात्र अध्यापक होता है, छात्र अध्यापिका होती है। जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो उस समय आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, और इसका मकसद होता है विभिन्न शिक्षण कौशलों को विकसित करना, यानी शिक्षण की विधियां समझना, शिक्षण के सूत्र समझना, शिक्षण की तकनीक समझना, शिक्षण की युक्तियों को समझना, शिक्षण के कौशलों को समझना, यानी अपने आप को एक टीचर के गुणों से परिपूर्ण करना एक मकसद होता है सूक्ष्म शिक्षण का, यानी माइक्रो टीचिंग का। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चे बीएड करते हैं तो उस समय सूक्ष्म शिक्षण होता है, फिर वह स्कूल में भी पढ़ाते हैं ताकि उनमें टीचिंग के स्किल डेवलप हो सकें और वह एक अच्छा शिक्षक बन सकें। अगला प्रश्न है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया है, एज ए टीचर इफ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट ऑफ ए स्टूडेंट विच थ्योरी ऑफ लर्निंग यू विल कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग द एक्शन। आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप लर्निंग के किस थ्योरी को, अर्थात अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी इनसाइट थ्योरी। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या क्षेत्र सिद्धांत जिसे फील्ड थ्योरी कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो आप यदि किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के शास्त्रीय अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ध्यान में रखोगे, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को आप ध्यान में रखोगे। यह आपको ध्यान में रखना है। क्यों रखोगे? क्योंकि अधिगम के इस सिद्धांत को बच्चों की आदतों में परिवर्तन करने के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण माना जाता है। इसके माध्यम से आप बच्चों में जो आदत परिवर्तन करना चाहते हैं उसे आसानी से कर सकते हैं, तो इसे एक सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा और भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, जैसे पहला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो
अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक आते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण जर्मन मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे मैक्स वर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर, कोहलर का नाम सुना होगा, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। और जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्ट एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है संगठित व पूर्ण, या इसको आप पूर्ण कृतिक संरचना भी कह सकते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, यानी जो ये सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है अर्थात इनसाइट थ्योरी है, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। और गेस्टाल्ट एक जर्मनी का भाषा है जिसका मतलब क्या होता है, संगठित व पूर्ण। तो इसमें पूर्ण से अंश की ओर हम बढ़ते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इससे कई जगह संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी लिखा होता है, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे लिखा होता है। आईपी पावलोव ने यह दिया है। और एक ये चौथा है क्षेत्रीय सिद्धांत, यानी फील्ड थ्योरी। और फील्ड थ्योरी किसने दी है, कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन ने दी है फील्ड थ्योरी का सिद्धांत। इसको प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुर्ट लेविन ने इस सिद्धांत के संबंध में कहा कि प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी प्राणी है उसका व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में प्रभावित होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके माध्यम से आप किसी बच्चे की जो बुरी आदतें हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है, यानी पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज विच एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, गैर संज्ञानात्मक पक्ष नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, बौद्धिक पक्ष यानी इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट, या बाह्य पक्ष अर्थात एक्सटर्नल एक्सपेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गैर संज्ञानात्मक पक्ष यानी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि, ये समझने हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, प्रश्न कठिन नहीं आते, बस सिर्फ भाषा समझनी है प्रश्न की, आप हल कर लोगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। यानी आप विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाना चाहते हैं तो उसकी एक व्यवहारिक विधि कौन सी है, प्रैक्टिकल मेथड। द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड इज टू। उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, यानी टीच देम यूसेज ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंसेस। विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, यानी गिव दियर एंटोनियम्स अर्थात जिसे विलोम शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द बताना, यानी गिव दियर सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची समानार्थी जो कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। समझ गया आप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। तो विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है, उन शब्दों को आप क्या करोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे। कोई वाक्य लिखोगे और उस वाक्य में कहीं पर उस शब्द का प्रयोग करोगे तो उससे बच्चा उस शब्द को समझ जाएगा व्यवहारिक रूप से। तो यह एक व्यवहारिक विधि मानी जाती है कठिन शब्दों को बच्चों को सिखाने के लिए या उन्हें पढ़ाने के लिए। ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लग रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए हमारा उत्साह बनाने के लिए, और वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है।
प्रश्न को समझ लीजिए। ए चाइल्ड इज स्केयर्ड व्हेन ही सी ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट एंड ब्लैक कोट। दिस कंडीशनिंग इज इन्वॉल्व इन। अनुक्रिया का सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस। उद्दीपक का सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ द एबव। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्दीपक का सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। और यही क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देखकर डरने लग गया। तो सब क्या है, काला है। कुत्ता भी काला है, बिल्ली भी काली है और कोट भी काला है। तो इससे वह डर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें उद्दीपक का सामान्यीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, इसको तब आप और क्लियर से समझ पाओगे। उद्दीपक का सामान्यीकरण का मतलब होता है सीखने के प्रारंभिक प्रयासों में। जैसे उसने सबसे पहले काले कुत्ते को देखा, तो सीखने के प्रारंभिक प्रयासों में ऐसा देखा गया है कि केवल मूल अनुबंधित उद्दीपक, जिसे ओरिजिनल कंडीशनिंग या कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी उसी ढंग से अनुक्रिया करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ आपको पावलोव का। तो पावलोव ने जब प्रयोग किया तो उसने पाया कि घंटी बजाने के स्थान पर सीटी से ऐसी आवाज़ की जो घंटी की आवाज़ जैसी थी। इस पर कुत्ते ने उसी प्रकार की अनुक्रिया की जैसे कि घंटी बजाने पर करता था। अर्थात उत्तेजक का सामान्यीकरण कर दिया गया, क्योंकि उत्तेजकों में काफ़ी समानता थी। तो जब उसने पहले क्या किया, पहले घंटी बजती थी तो कुत्ता उससे समझ जाता था कि घंटी बजने का मतलब क्या है। बाद में पावलोव ने सीटी बजाई तो कुत्ता समझ गया कि उसका मतलब भी वही है। तो उससे ये समझ में आया कि हो क्या रहा है, उत्तेजक का सामान्यीकरण यानी स्टिमुलस का सामान्यीकरण हो रहा है, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो रहा है। समझ गया आप। इस प्रयोग के समय पावलोव ने देखा कि सेम चीज़ों के प्रति जो प्रारंभ में बच्चा सीखता तो उसमें इस प्रकार की कंडीशनिंग होती है। जैसे मैं आपको एक कहावत भी बता देता हूँ कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, आपने सुना होगा। तो जब कोई व्यक्ति दूध से जल जाता है उसका मुंह, फिर जब उसे कोई छाछ भी देगा तो उसको भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि दूध भी दिखने में सफ़ेद है, छाछ भी दिखने में सफ़ेद है। तो उससे लगता है कहीं ये छाछ भी उसी तरह गर्म ना होगा जिस प्रकार से दूध था। तो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो इसको भी आप एक प्रकार से उद्दीपक का सामान्यीकरण मान सकते हैं। समझ गया आप? मुझे लगता है आप अच्छे से इसको हैंडल कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? व्हाट इज द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जीन्स या नॉन ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीन्स। जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी के गुण दूसरे पीढ़ी में परिवर्तित होते हैं, जीन के माध्यम से। और कहा जाता है कि 7 पीढ़ी मम्मी के और 7 पीढ़ी पापा के गुण किसी बच्चे में आ सकते हैं, यानी वो रिपीट हो सकते हैं। 7 पीढ़ी माता के पीछे के और 7 पीढ़ी पापा के पीछे के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है? वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। इंटरव्यू, यह तो शैक्षिक मापन की विधि है, इससे आप किसी की एजुकेशनल को मेजरमेंट कर सकते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण, इससे आप नहीं कर सकते। नॉर्म रेफरेंसेड टेस्ट, इससे नहीं कर सकते। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर से आप कर सकते हैं किसी की एकेडमिक एजुकेशनल मेजरमेंट को। और अवलोकन से तो आप कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा, मानक संदर्भित परीक्षण के माध्यम से आप शैक्षिक मापन नहीं कर सकते, यह शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। बाकी साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन, ये तीनों इसकी विधियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। यदि आप वंशानुक्रम या अनुवांशिकता
जिसे हेरिडिटरी कहते हैं को समझना है तो उसके लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। यानी टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी समानता का नियम, इसे आपको समझना पड़ेगा। द लॉ ऑफ वेरिएशन यानी भिन्नता का नियम। द लॉ ऑफ रिग्रेशन अर्थात प्रतिगमन का नियम, या ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, उपर्युक्त सभी। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम को समझना होगा। समझ गए। और प्रतिगमन को कई जगहों परावर्तन भी लिखा रहता है, परावर्तन कहें या प्रतिगमन कहें, क्योंकि वह इसमें कठिन शब्दों को लिखता है ताकि समझने में दिक्कत हो। इसलिए आपको अंग्रेजी वाले पोर्शन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। ठीक है, आखिरी के 11 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से देखिए। मुझे लगता है आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता? क्या पूछा गया है? नहीं होता। विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च कहें या क्रियात्मक अनुसंधान कहें या क्रियात्मक शोध कहें या कई जगह इसे क्रियानिष्ठ शोध भी लिखा होता है, तो इनमें इन चारों में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता? समस्या का चयन, यह तो बिल्कुल होता है, यानी सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, यह इसमें होता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, परिकल्पना कहें, उपकल्पना कहें, पराकलन कहें या हाइपोथेसिस कहें, यह तो होता है। प्रिपेयरिंग प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम, यानी समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाना, यानी योजना भी आप बनाते ही हो। तो पहले आपके पास कोई समस्या होगी, उसके लिए आपके पास हाइपोथेसिस होगी, समस्या को दूर करने के लिए आपके पास कोई प्लान भी होगा, ये 3 होते हैं। लेकिन इसमें परिणामों का सामान्यकरण नहीं होता है, यानी जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इसमें नहीं होता। जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे वहाँ पर ये दिख रहा था कि काली बिल्ली देखी उसने, काली कोट देखी और काला कुत्ता देखा, तो ये है सामान्यकरण, एक जैसा। तो क्रियात्मक अनुसंधान में यदि हम बात करें, उदाहरण के लिए जैसे मैंने परसों के वीडियो में भी आपको बताया था, उत्तराखंड का कोई स्कूल है, हो सकता उधम सिंह नगर का कोई स्कूल है, जहाँ पर बच्चे स्कूल को बंक करते हैं। ठीक है, वहाँ बच्चे क्लास में नहीं बैठते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है किसी को नहीं पता। उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया गया, यानी उस समस्या पर एक एक्शन रिसर्च किया गया और पाया गया कि वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, विद्यालय में फर्नीचर नहीं था, उनके लिए अच्छी मैट नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, यानी विद्यालय का जो वातावरण था वह विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं था, वहाँ पर ठंडा ज़्यादा था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था, इसलिए बच्चे वहाँ से भागते थे। ये समस्याएं सामने आई। तो उस स्कूल की प्रॉब्लम तो ये थी, इसलिए भागते थे बच्चे, तो एक स्कूल की प्रॉब्लम थी। अब इन्हीं समस्याओं के उपरांत जो आपने रिसर्च निकाला, उसका निष्कर्ष निकाला, हो सकता है झारखंड में भी स्कूल में बच्चे भागते हों, तो वहाँ पर ये नहीं है कि ये वाले ही निर्णय आपके वहाँ काम आ जाएंगे कि आप डायरेक्ट इनको इम्प्लीमेंट कर दोगे। जो समस्याएं वहाँ पर थी उधम सिंह नगर के स्कूल में, उन्हीं को आप डायरेक्ट झारखंड के स्कूल में अप्लाई कर दोगे, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, हो सकता है वहाँ के बच्चों की कुछ और प्रॉब्लम हो, इसलिए परिणामों का सामान्यकरण नहीं होता। अर्थात ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए किया जाता है, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए किया जाने वाला शोध होता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसका हल केवल वहीं तक सीमित होता है। इसलिए तो इसमें कहा जाता है कि अनुसंधान करता ही उपभोक्ता होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान करता है वही उसका उपभोग करता है। जैसे स्कूल में कोई समस्या है तो स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाध्यापक, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, मॉनिटर या सभी बच्चों ने शोध किया, क्रियात्मक अनुसंधान किया, समस्या खोजी, उसका समाधान किया, तो उसका उपभोग भी वही करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि और कोई उसका उपभोग करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सामान्यकरण नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है, पूरा प्रश्न पढ़ना है। फ्रॉम द फ्लोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग? तो इनमें से कौन सा तत्व या तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? समायोजन करना, यानी टू एडजस्टमेंट, यह तो होता है, यानी आप निर्देशन एवं परामर्श में समायोजन करना बच्चों को सिखा सकते हैं। उन्मुखीकरण करना, यानी ओरिएंटेशन आप इसे कह सकते हैं।
और इसे कई जगह ओरिएंटेशन को आपको समझना चाहिए कि उन्मुखीकरण मतलब बच्चों की तरफ जो केंद्रित होगा। संवेगों का विकास करना यानी टू डेवलप इमोशंस, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संवेगों का विकास करना। समझ गया? तो निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है संवेगों का विकास करना। अब अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? यानी while writing on the blackboard out of the following option, what will you especially keep in mind to decide about the size of letters? यानी जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे तो अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स, श्यामपट्ट तथा शिक्षक की मध्य दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड टीचर, कक्षा कक्ष की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ क्लासरूम, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ द एबव। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स। तो जब आप श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे तो उस समय आपको अक्षरों का आकार तय करने के लिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी कितनी है। उदाहरण के लिए जैसे कोई कक्षा है और वहाँ पर बच्चे बहुत पीछे बैठे हैं, बच्चे पीछे बैठे हैं, या लंबी क्लास है, कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 180 बच्चे हैं और पीछे तक बैठे हैं, तो आपको ब्लैक बोर्ड पर अक्षर बड़े बनाने पड़ेंगे ताकि पीछे के बच्चे भी उसे आसानी से देख सकें। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यदि कक्षा छोटी है अर्थात कक्षा में बच्चे कम हैं और बच्चे आपके करीब ही बैठे हैं तो फिर आपको अक्षर छोटे बनाने चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से देख लेंगे। तो कक्षा अगर ज़्यादा बड़ी है यानी बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको अक्षर बड़े बनाने चाहिए ताकि सब बच्चे देख पाएँ, और कक्षा छोटे कम बच्चे नज़दीक बैठे हैं तो आपको अक्षर छोटे बनाने चाहिए। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। यानी द कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल ऑफ इनेबलिंग द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट इन रियल सिचुएशन इज कॉल्ड। क्या है प्रश्न? संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत, ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। कोई सैद्धांतिक कथन है यानी कोई सिद्धांत है, उसको बच्चा अपने वास्तविक जीवन में वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसके लिए सक्षम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह हमें पूछा गया है। अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, संश्लेषण यानी सिंथेसिस। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुप्रयोग। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? अमल में लाना, प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना या लागू करना अर्थात एप्लीकेशन। तो जब कोई बच्चा किसी सैद्धांतिक कथन को अपने वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक जीवन में समझना चाहता है, उसके लिए सक्षम बनाने के लिए उसे उस सिद्धांत को प्रयोग में लाना पड़ेगा, अनुप्रयोग में लाना पड़ेगा, इस्तेमाल में लाना पड़ेगा अर्थात अमल में लाना पड़ेगा, यानी अपने वास्तविक जीवन में लागू करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप की सर्वोत्तम परिविधि कौन सी है? फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट इनर फीलिंग। तो विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम परिविधि कौन सी है? प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, सोशियोमेट्री यानी समाज मिति जो कि जेकब एल मैर्मो ने दी है, सोशियोमेट्री मेथड, ट्रांसप्लांटेशन मेथड यानी प्रत्यारोपण विधि। तो विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप की सर्वोत्तम परिविधि कौन सी होगी इनमें से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यारोपण विधि के माध्यम से आप
किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप कर सकते हो, यह सर्वोत्तम प्रविधि होगी, यानी बेस्ट मेथड होगा मेजरमेंट का। तो आप इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है? शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण यानी डिवोशन टुवार्ड्स टीचिंग वर्क, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, डिजायर टू बिकम ए टीचर, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, ऑल द, इसे आप कह सकते हैं रिक्विजिट या रिक्विजिस्ट कहोगे, एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ ए टीचर, या छात्रों से अच्छा मेलजोल, गुड रेपोर्ट विद स्टूडेंट्स। तो बताइए आप टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स यानी शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ ए टीचर, यानी शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। तो शिक्षण अभियोग्यता में टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है? टीचर शिक्षण की जो विधियां हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण की युक्तियां हैं, शिक्षण की तकनीकें हैं, शिक्षण के कौशल हैं, यानी शिक्षक बनने से संबंधित शिक्षक के व्यवसाय की जो भी वांछित, अपेक्षित, सकारात्मक योग्यताएं हैं उनको अपने में उत्पन्न करता है, उन्हें सीखता है, उनके लिए वो एक प्रकार से विकसित हो जाता है, फिर एक सफल शिक्षक बन पाता है। अगला प्रश्न है आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्वानुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एमोंग यूर स्टूडेंट? अपने विद्यार्थियों में आप मुख्य तौर पर स्वानुशासन कैसे विकसित करेंगे कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं? उनको उत्तरदायित्व देकर, गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, टेलिंग देम रूल्स ऑफ गुड कैरेक्टर, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, गिविंग पनिशमेंट, दंड देकर हो ही नहीं सकता, फॉलोइंग द रूल्स यानी नियमों का पालन करा के। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, उनको दायित्व देकर यानी गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी जब आप अपने बच्चों को कोई जिम्मेदारी दोगे तो उससे उनमें स्व अनुशासन की भावना विकसित होगी। कैसे? जैसे आपने किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया, किसी बच्चे को इको क्लब का प्रभारी बना दिया, किसी को आपने सह कक्षा मॉनिटर बना दिया, ठीक है, किसी को स्कूल का जीएम बना दिया, जनरल मॉनिटर बना दिया, तो इसी से उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी, वो अपना उत्तरदायित्व संभालेंगे और उसी से उनमें स्व अनुशासन की भावना विकसित हो जाएगी। समझ गए? तो इसी प्रकार के आपको प्रश्नों को हल करना आसानी से, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है, यानी ए टीचर प्लान्स हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू। जब एक टीचर अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बना रहा है तो किस बात को ध्यान में रखना है? निर्मित उद्देश्य यानी द ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेटेड रखता है इसको, मानव एवं भौतिक संसाधन यानी द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस, दोनों ए एवं बी यानी बोथ ए एंड बी, ऊपर में से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ द अबव। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ए एवं बी। तो एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय निर्मित उद्देश्य और मानव एवं भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखता है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गया? इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और इस बार भी लगभग प्रश्न ऐसे ही आएंगे। आप इसके आधार पर अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? समझ लीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल? इनमें से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल शिक्षण का एक कौशल है, यानी टीचिंग स्किल है। शिक्षण के कौशलों पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप उसे वॉच कर लीजिए, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो कि शिक्षण का एक कौशल है, उसका तत्व कौन सा नहीं है? इनमें से व्यवसाय, माफ कीजिए, विन्यास, प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक स्वरूप परिवर्तन यानी सेट इंडक्शन, मोमेंट, जेस्चर, चेंज इन वॉइस,
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विन्यास प्रेरण। उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का तत्व नहीं है, उसका भाग नहीं है। बाकी संचलन है यानी मूवमेंट है, हाव भाव है यानी जेस्चर है, वाक स्वरूप परिवर्तन यानी चेंज इन वॉइस है। ये तीनों क्या हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के तत्व हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी स्टिमुलस वेरिएशन में आपने देखा होगा, इसमें अध्यापक जानबूझकर, ठीक है, अध्यापक जानबूझकर अपने हाथ पैर मुख या आंख की क्रियाओं को बदलता है ताकि छात्र बोर ना हो। जैसे टीचर कई बार क्या करता है, एक ही स्थान पर खड़े रहने के बजाय वह कक्षा में पीछे तक चला जाता है या किसी छात्र की किसी क्रिया पर मुस्कुरा देता है, हंसता है या थोड़ा गुस्सा करता है, यानी वो कक्षा में एक ही जगह नहीं रहता मूर्ति बनकर, जैसे एज ए स्टेचू। वह क्या करता है, कक्षा में मूवमेंट करता है, संचलन करता है, अपने जेस्चर यानी हाव भाव, हाथों को हिलाता है, स्माइल करता है, हंसता है, और चेंज इन वॉइस यानी वाक स्वरूप परिवर्तन भी करता है, किस शब्द को ऊंचे स्वर में बोलना है, किसको आराम से बोलना है, कहाँ पर तेज बोलना है, इस प्रकार से। लेकिन विन्यास प्रेरण इसमें नहीं होता। तो विन्यास प्रेरण नहीं होता है तो ये क्या है, विन्यास प्रेरण क्या है, यह भी एक शिक्षण का कौशल है। विन्यास प्रेरण को सेट इंडक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में सेट इंडक्शन। इसका दूसरा नाम है पाठ परिचय कौशल या प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। पाठ परिचय कौशल, प्रस्तावना कौशल, विन्यास प्रेरण या सेट इंडक्शन, ये भी शिक्षण का कौशल है, पहला कौशल है जिसमें टीचर क्या करता है, जो विन्यास प्रेरण होता है इसमें टीचर क्या करता है, इस कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को उनके वर्तमान ज्ञान से इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि कहीं से भी बनावट या शून्य का आभास नहीं होता। प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वह क्रमबद्ध होते हैं यानी श्रृंखलाबद्ध होते हैं, तथा इसका जो अंतिम प्रश्न होता है वह सीधे प्रकरण से जुड़ा होता है। तो प्रस्तावना कौशल में आप क्या करते हो, 4-5 प्रश्न ले जाते हो बच्चों को उस प्रकरण पर ले जाने के लिए जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं। फिर जो आखिरी का प्रश्न होता है उस पर बच्चे उस प्रकरण पर आ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे अगर आप दिल्ली के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे बता सकते हो कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, बच्चे बोलेंगे भारत है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि भारत में कितने राज्य हैं, बच्चे बोलेंगे 28 राज्य हैं। फिर अगला प्रश्न आप पूछोगे 28 राज्यों के अलावा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बच्चे बोलेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर आप बोलोगे इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की राजधानी है, बच्चे बोलेंगे दिल्ली। तो फिर आप बोलोगे आज हम दिल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप बच्चों को क्या करते हो, कंटेंट पर ले जाते हो। तो यहाँ पर जो विन्यास प्रेरण है वो शिक्षण का कौशल है, ना कि उद्दीपन प्रवर्तन कौशल का अंग। और यहाँ पर मैंने शिक्षण की युक्तियाँ यानी तकनीक और शिक्षण के कौशल बताए हैं। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, शिक्षण की युक्तियाँ या तकनीक हैं विवरण तकनीक, वर्णन तकनीक, व्याख्या तकनीक, निदर्शन तकनीक, स्पष्टीकरण तकनीक, पर्यवेक्षित अध्ययन तकनीक, स्वाध्याय तकनीक, पुनरावृत्ति तकनीक। ये शिक्षण की युक्तियाँ हैं यानी शिक्षण की तकनीक हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको शिक्षण के कौशल भी बता देता हूँ यानी टीचिंग के स्किल बता देता हूँ। यहाँ से कई बार प्रश्न बनेगा, जैसे कि अभी हमने देखा भी प्रश्न 2018 के अल्टी में आया था। तो शिक्षण के कौशल, पाठ परिचय कौशल, विन्यास प्रेरण या प्रस्तावना कौशल, जिसे अंग्रेजी में सेट इंडक्शन कहता है। प्रस्तावना कौशल आपने सुना होगा, तो इसके 3 नाम आप मान सकते हैं। शैक्षणिक लेखन कौशल होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, जिसमें टीचर क्या करता है, हाव भाव, अपने जेस्चर पोस्चर को मूवमेंट करता है क्लास में, जानबूझकर अपने हाथ पैर मुंहों आंखों को क्या करता है, क्रिया करता है, बदलता है ताकि छात्र बोर ना हो, एक ही स्थान पर खड़ा नहीं रहता बल्कि मूवमेंट करता है। बूझने वाले प्रश्न कौशल जिसे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, पाठ समापन कौशल यानी क्लोजर स्किल कह सकते हैं। व्याख्यान कौशल इसे संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। व्याख्या कौशल होता है एक, इसे स्पष्टीकरण कौशल भी कहते हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग कौशल यानी श्यामपट्ट कौशल कह सकते हैं कि बोर्ड पर लिखना कैसे है, अक्षर छोटे अक्षर बड़े,
किस प्रकार से लेखन कैसी होनी चाहिए आपकी, यानी लेख कैसी होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कौशल, कक्षा प्रबंधन का कौशल यानी क्लास मैनेजमेंट स्किल, छात्रों की भागीदारी में वृद्धि का कौशल, छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानने का कौशल, मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन कौशल। जब टीचर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा चुप हो जाता है, आपने देखा होगा जब आप पढ़ते होंगे तो कोई टीचर क्या करता था, पढ़ाते पढ़ाते बीच में 4-5 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता था, फिर बच्चों को लगता था कि टीचर चुप क्यों रह गया, तो उसे कहते हैं मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन कौशल। इसमें होता क्या कि जो बच्चे पीछे खुरापात कर रहे होंगे या ध्यान नहीं दे रहे होंगे, छोटी छोटी आवाज़ में बातें कर रहे होंगे, वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि टीचर शायद हम पे ध्यान दे रहा है, तो उसे कहते हैं मौन एवं अशाब्दिक उद्दीपन कौशल। प्रश्न पूछने का प्रभावी कौशल यानी प्रश्नीकरण कौशल, इसमें टीचर लगातार प्रश्न पूछता है, बच्चे फटाफट प्रश्न का उत्तर बताते हैं। गृह कार्य देने का कौशल, जब टीचर होम असाइनमेंट देता है, होमवर्क देता है। नियोजित पुनरावृत्ति का कौशल, दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल एक प्रकार का स्पष्टीकरण कौशल की तरह होता है। और पुनर्बलन कौशल यानी जब टीचर पुनर्बलन देता है, सकारात्मक, नकारात्मक, दंडात्मक, 3 प्रकार के मुख्य रूप से पुनर्बलन होते हैं। तो ये हैं क्या शिक्षण के कौशल। मुझे लगता है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर प्रश्न पर पहुँच चुके हैं, आखिरी के 3 प्रश्न हैं। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं उनका यूज क्यों किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज्ड फॉर, विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, यानी ग्रुपिंग द स्टूडेंट्स इन स्कूल, बिल्कुल सत्य। आप बुद्धि परीक्षण करके यानी आईक्यू टेस्ट लेकर विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन कर सकते हो कि किस बच्चे का आईक्यू कैसा है, उसके आधार पर बच्चों को आप ग्रुप में रख सकते हो, ठीक है। हो सकता है किसी की बुद्धि बहुत गणितीय हो, कोई अच्छा नेता बनने की योग्यता रखता हो, तो इस आधार पर आप बच्चों में ग्रुपिंग कर सकते हो। गाइडेंस पर्पज यानी इसके आधार पर आप बच्चों को निर्देशन दे सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन करने के प्रयोजन, आप उनकी बुद्धि को माप करके बुद्धि का टेस्ट लेकर उनको किस क्षेत्र में भेजना है, उनका सिलेक्शन पर्पज बता सकते हैं। ऊपर सभी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग के माध्यम से आप विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन कर सकते हो, निर्देशन कर सकते हो, उनका चयन करने में भी बुद्धि टेस्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी व्हाट इज नॉट इसेंशियल फॉर मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मापन करने के लिए, सीखने का मापन, अधिगम का मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना यानी टू नो टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना अर्थात टू नो वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना टू नो रिलायबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना यानी टू नो एक्वायर्ड स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। शिक्षण की तकनीक, शिक्षण की युक्तियां अभी मैं बता चुका हूं। तो लर्निंग मेजरमेंट करने के लिए, अधिगम मापने के लिए आपको शिक्षण की युक्तियों का पता लगाने की जरूरत नहीं है। शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीक, शिक्षण की युक्तियां, शिक्षण के कौशल तो आपको क्यों चाहिए, अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए, अपने शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन आप अधिगम मापन के लिए परीक्षाओं की वैधता ज्ञात कर सकते हैं कि एग्जाम कितने वैलिड हैं, परीक्षा कितने विश्वसनीय हैं यानी रिलायबल हैं, और विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल यानी जो स्टूडेंट्स ने स्किल एक्वायर किए उनको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप लर्निंग यानी मापन कर सकते हैं किसका, अधिगम का। आज का आखिरी प्रश्न यह है और इसके बाद वीडियो अंत हो जाएगी और मुझे लगता है आपके सारे कंसेप्ट कई सारे रूप में क्लियर हो गए होंगे। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। सीखने का वक्र और सीखने का पठार यानी लर्निंग कर्व और लर्निंग प्लेटू आपने पढ़ लिए, उस पर वीडियो बन चुकी है। तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। अधिगम यानी सीखना अर्थात लर्निंग। वृद्धिमान आवर्तन वक्र यानी कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ह्रासमान आवर्तन वक्र यानी कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, समान आवर्तन वक्र यानी कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, एस आकार वक्र यानी एस शेप्ड कर्व। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी, या ऑप्शन नंबर 4 भी आप कह सकते हो, एस आकार वक्र। तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है एस शेप्ड कर्व। और आपको ध्यान दिला दूं, एस आकार वक्र को सीढ़ी नुमा वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति सीढ़ी की तरह होती है। इसे मिश्रित वक्र भी कहते हैं। अब सीढ़ी नुमा या मिश्रित क्यों कहते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप ये देख लीजिए, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप इसे समझ जाओगे। उदाहरण के लिए ये एक ग्राफ है, यहाँ पर समय होता है, गति होती है, और यहाँ पर कितना आपने सीखा। तो जो एस आकार का वक्र होगा वो होगा किस प्रकार का, उसका जो आकार होगा वो एस आकृति का होगा, यानी इस प्रकार से बनेगा वो, ऐसे बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से उसका निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर सीखने की गति होगी, यानी समय होगा, और बच्चा कैसे सीख रहा है, तो इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की तरह होती है, यानी सीढ़ी की तरह। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, समझ लीजिए आप। तो इसमें इसको सीढ़ी नुमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति सीढ़ी की तरह होती है। जैसे यहाँ से फिर ऊपर ऐसे करके ये एक सीढ़ी का जैसा बन जाएगा, सीढ़ी की जैसी इसकी आकृति बन जाएगी। पहले इधर से फिर ऐसे ऐसे करके ये सीढ़ी जैसी बन जाए, इसलिए इसको सीढ़ी नुमा कहते हैं। और मिश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वृद्धिमान और ह्रासमान दोनों आते हैं, यानी नतोदर और उन्नतोदर दोनों आता है इसमें। नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसको एस आकार वक्र कहते हैं। सीढ़ी नुमा सीढ़ी का आकार का होता है। मिश्रित इसीलिए कहते हैं जबकि मैं बता चुका हूँ इसमें नतोदर और उन्नतोदर दोनों का मिश्रण होता है। तो यही इसका उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न ये यहाँ पर विज्ञान के हैं, फीता कर्मी किस वर्ग में आता है। इसका उत्तर आप बताइए यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आप बताने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, इससे आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको प्रश्न इसी तरीके से हल करना है। यदि हिंदी में प्रश्न समझ में नहीं आता तो अंग्रेजी में समझना है, और अंग्रेजी में समझ में नहीं आता तो हिंदी में समझना है। प्रश्न की भाषा पर और उसके विकल्पों पर बारीक से ध्यान देना है। आप कभी किसी भी हालात में प्रश्न गलत नहीं करोगे। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं तो कर दीजिएगा, और एक कमेंट तो यार आपका बनता ही है, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, ताकि हमें भी अच्छा लगे। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। जी तोड़ मेहनत कीजिए, अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।